आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर सही दिशा में चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं भारत में मिट्टियों के बारे में और मिट्टियों से संदर्भित किस प्रकार की जानकारी हमें सिविल सेवा परीक्षार्थी होने के नाते चाहिए, उन सभी मुद्दों पर हम समग्रता से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे यदि हम बात करें मृदा की कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा कितने प्रकार की भारत में पाई जाती हैं, तो ये सारी मूलभूत चीजें हैं जो निश्चित रूप से प्रत्येक भारत के नागरिक को पता होना चाहिए। तो मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले परिभाषा ही आ जाती है कि मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं, यदि हम ये बात करें कि मृदा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एक सिंपल सी परिभाषा में यदि मैं बोलूं तो मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है। मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय एवं विघटन के कारणों के फलस्वरूप जो अपक्षय और विघटन के कारणों के फलस्वरूप चट्टानों और या चट्टानों के साथ साथ आप देख सकते हैं चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। तो मृदा क्या है? मृदा एक असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारणों के कारण चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। तो मृदा क्या है ये हमने समझ लिया कि मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो विशेषकर अपक्षय और अपर्दन के कारण, चट्टानों का जब अपक्षय और अपर्दन होता है तो उसके कारण उसका निर्माण होता है। ये हमने सामान्य रूप से समझ लिया। तो मृदा कैसे बनती है? मृदा का जो निर्माण है ये चट्टानों से और चट्टानों के साथ साथ जैव पदार्थों के अपर्दन और निक्षेपण से तैयार होती है। ये हमें पता होना चाहिए। अब अपर्दन, विघटन और निक्षेपण से मृदा का निर्माण होता है। तो बेसिक हमने समझा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब भारत में यदि हम मृदा के विभाजन की बात करें तो भारत में मृदा का विभाजन एक तो उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है और एक भारत में जो मृदा का विभाजन है वो उनके उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। तो यदि हम मृदा का विभाजन करें, मृदा का विभाजन यदि हम देखें तो भारत में दो प्रकार से मृदा का विभाजन किया जाता है। पहला आपका आता है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आपका आता है विशेषता के आधार पे कि उस मृदा की क्या विशेषता है उसके आधार पे। तो मृदा का जो विभाजन हम देखते हैं, विवरण देखते हैं, वितरण देखते हैं भारत में, वो दो आधारों पर हम देखते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पे और एक उसमें जो विशेषता होती है उसके आधार पे। अब यदि हम उत्पत्ति के आधार पे देखें, उत्पत्ति के आधार पे यदि आप देखें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उत्पत्ति के आधार पे जो मृदा है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला आप जानते हैं कि भारत में जैसे आप हिमालय की बात कर लीजिए या तराई क्षेत्रों की बात कर लीजिए, दूसरे संदर्भों में आप दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, तो आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। पहली होती है अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, ठीक है। और दूसरा आपका होता है, एक तो हो गया अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, दूसरा आपका हो गया अपर्दनात्मक मृदा, ठीक है। अब अवशिष्ट या स्थानिक मृदा क्या होती है, अपर्दनात्मक मृदा क्या होती है, ये हमें समझने की जरूरत है। कुछ चीजें हमें दिमाग में आ गई होंगी, इसके नाम से ही कुछ चीजें स्पष्ट हुई होंगी कि अवशिष्ट या स्थानिक मृदा किसे कहते हैं या अपर्दनात्मक मृदा कौन सी है। कुछ चीजें हमें बेसिक यहाँ से पता चल जाती हैं। तो अवशिष्ट की बात हो रही है, अवशिष्ट मतलब शेष भाग, बचा हुआ भाग। स्थानिक मतलब उसी स्थान पर विद्यमान हो। तो कहने का मतलब है कि भारत में कुछ ऐसे भाग हैं, पूरे भारत में यदि हम देखें तो आपको कुछ ऐसे भाग देखने को मिलेंगे जहां भौतिक या आंतरिक अपक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तो होता है, जहां भौतिक और आंतरिक अपक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तो होता है, चट्टानें टूटती भी हैं, लेकिन क्या होता है जो चट्टानें टूटती हैं वो उसी स्थान पर बनी रहती हैं। उनका एक प्रकार से यदि हम कह लीजिए तो उनका स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। तो ऐसी मृदा जो चट्टानों के टूटने से, ऐसा क्षेत्र भारत में जहां पे चट्टानों के टूटने से, चट्टानों का विघटन होता है, किसके कारण? अपक्षय के कारण। अपक्षय के कारण अपर्दन, विभिन्न अपर्दनात्मक गतिविधियों के कारण चट्टानें टूटती तो हैं
लेकिन वो अपने स्थान पर बनी रहती हैं टूटने के बाद और उनका परिवहन नहीं होता है। ऐसे जो क्षेत्र भारत में देखने को मिलते हैं, वहां की जो मृदा होती है उसको आप कहते हैं अवशिष्ट या स्थानिक मृदा। अब बात आती है कि इस प्रकार की मृदा आप कहाँ देखने को पाएंगे, तो इस प्रकार की जो मृदा है ये प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो अपरदनात्मक गतिविधियां हैं, जो परिवहन की गतिविधियां हैं, वो यहाँ पे इन क्षेत्रों में सीमित रहती हैं। यदि आप बात कर लें कि हिमालय के क्षेत्र में, तो हिमालय के क्षेत्र में ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हिमालय के संदर्भ में लगातार पढ़ते होंगे कि चाहे जल प्रक्रम हो, जैसे विभिन्न नदियां निकलती हैं, या वायु प्रक्रम हो, तो इसके दौरान लगातार हिमालयन क्षेत्र से अपर्दन होता रहता है, लगातार चट्टानों का परिवहन होता रहता है। तो हिमालय क्षेत्र में ये आपको देखने को नहीं मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में। ठीक है, अब दूसरा हमने देख लिया अपरदनात्मक मृदा। अब जैसे हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे कि अवशिष्ट या स्थानिक मृदा क्या है, कि जिसका परिवहन नहीं होता है। तो अपरदनात्मक मृदा क्या हो जाएगी? ऐसी मृदा जिसका परिवहन भी होता है। जैसे ऐसी मृदा जो परिवहन कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती। कैसे? चट्टाने हुई, चट्टानों का विघटन हुआ विभिन्न कारकों के द्वारा, चाहे अपक्षय हुआ। ठीक है, अब चट्टानों का अपक्षय हुआ, चट्टाने जो टूटी छोटे छोटे टुकड़ों में, उनका किसी माध्यम माध्यम या तो वायु माध्यम होगा या तो आपका जल माध्यम होगा, तो किसी माध्यम से जब उनका परिवहन हो जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे, तो इस प्रकार की जो मृदा का निर्माण होता है उस क्षेत्र में, वो आप कहते हैं अपरदनात्मक मृदा। अब ये कहां पर देखने को मिलेंगी? ये सबसे ज्यादा आपको हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे जो है अपरदनात्मक प्रक्रम, बहुत सारे परिवहन प्रक्रम कार्य करते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जल के द्वारा इनका परिवहन हो जाता है, वायु के द्वारा इनका परिवहन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? अपरदनात्मक मृदा का स्वरूप ये आपका जो मैदानी क्षेत्र है, विशेषकर गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सतलज का प्लेन है, तो यहाँ पर आपको अपरदनात्मक मृदा देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। जैसे यदि आप गंगा के मैदान की बात करें, वहां भी देखने को मिलेगी। थार का जो प्रदेश है, थार के प्रदेश में भी जो रेत के बालू के कण हैं, उनका परिवहन वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। तो इस प्रकार की जो अपरदनात्मक मृदा है, ये थार के प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर वायु प्रक्रम जो है बहुत प्रबल स्थिति में रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। तो अपरदनात्मक मृदा हमने देख लिया, हमने अवशिष्ट मृदा देख लिया कि किस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर मृदा का विभाजन किया जाता है। अब यदि हम देखें तो भारत में जो भी मिट्टियां होती हैं, आप देखते होंगे भारत में जो मिट्टियां होती हैं, इनमें चार महत्वपूर्ण, एक प्रकार से कह लीजिए कि चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जो भी मिट्टी है, इसमें चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं मृदा में? चार महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? पहला, आप जानते होंगे कि कोई भी जो मृदा होती है, तो वह स्थल मंडल के कुछ तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। उसी तरह से वायुमंडल के भी कुछ कुछ तत्व आपको मृदा में देखने को मिलेंगे। जल मंडल के भी तत्व आपको मृदा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपके लगातार मृदा में देखने को मिलते हैं, और एक प्रकार से बोल दें तो ये मृदा के जो संगठन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण है जीवमंडल। ठीक है, अब ये कैसे देखने को मिलते हैं मृदा में? ये स्थल मंडल के तत्व, वायुमंडल के तत्व, जल मंडल के तत्व, जीव मंडल के तत्व मृदा में कैसे देखने को मिलते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जब हम बात करते हैं कि स्थल मंडल के तत्व, तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो मृदा होती है उसमें आपको देखने को मिलता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, लौह तत्व। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मृदा में देखने को मिलती है। और जब आप जाते हैं, जैसे आप मानव हैं, मनुष्य हैं हम सब, तो जब हम अपने ब्लड ग्रुप जब हम चेक कराते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं, तो आपको देखने को मिलता है रक्त नमूनों का जब परीक्षण होता है तो उसमें ये सारे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें आपकी मिलती हैं, रक्त में रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा शरीर है, एक प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारा शरीर है कहीं ना कहीं मृदा से जुड़ा हुआ है, मृदा से बना है। क्योंकि जो हमारे शरीर में तत्व पाए जाते हैं, वो सारे के सारे तत्व जब हम रक्त जांच कराते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आपको रक्त जांच में देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि स्थल मंडल के जो प्रमुख तत्व हैं, विभिन्न जो आप जानते हैं खनिज
तत्व हैं जो हमारे, ये आपको मृदा में देखने को मिलते हैं। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि स्थल मंडल के तत्व मृदा में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात आती है कि वायुमंडल के तत्व किस प्रकार से मृदा में देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि जो मृदा होती है इसमें भी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, मृदा में भी गैसें मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलती हैं। तो वायुमंडल में वायुमंडल के तत्व गैसों के रूप में इस मृदा में भी जुड़े होते हैं, विद्यमान होते हैं। तीसरा है जल मंडल के तत्व, कि जल मंडल के तत्व कैसे मृदा में मिलते हैं। तो आप जानते हैं शरीर में जो जल की मात्रा है, आप जानते हैं वो पर्याप्त मात्रा होती है, शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होती है और मृदा के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी जो मृदा है उसके निर्माण के लिए, उसकी प्रकृति के लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है। जल ही उस मृदा की प्रकृति को चेंज करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, अच्छी मृदा है, उर्वरक मृदा है वहां पे, लेकिन वहां पे लगातार कुछ वर्षों के लिए यदि जल का भराव हो जाता है लगातार स्थल से, तो आप देखने को पाते हैं कि वो जो मृदा है उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है और दलदलीय प्रकार की मृदा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जल मंडल के भी जो तत्व हैं वो आपको मृदा में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है जीव मंडल के तत्व। आप जानते हैं जीव मंडल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे सभी पोषक तत्व हैं, जो भी आपके शरीर में जीव मंडल के सभी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर में भी मिलते हैं। तो जीव मंडल के जो सभी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर पे मिलते हैं। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जीव मंडल के भी तत्व कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। अब यदि हम देखें तो चार महत्वपूर्ण तत्व हमने देख लिया कि जो मृदा के चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं किस प्रकार से वो विद्यमान होते हैं, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद बात आती है कि जो मृदा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे कारक होते हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। तो मृदा के प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करें तो सबसे पहली आती है जलवायु। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी मृदा को प्रभावित करने में। दूसरा, जलवायु के बाद यदि हम दूसरा महत्वपूर्ण कारक की बात करें कि मृदा को कौन सा प्रभावित करता है, तो वहां का जो स्थल स्वरूप होता है, विशेष प्रकार की आप कह सकते हैं कि वहां की जो चट्टाने हैं वो भी मृदा को प्रभावित करती हैं। तो जलवायु प्रभावित करती हैं, चट्टाने प्रभावित करती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वनस्पतियां होती हैं उस क्षेत्र विशेष में वो भी मृदा को प्रभावित करती हैं। वनस्पतियों के साथ यदि हम देखें, जैसे मैंने बोला स्थल का भाग मतलब उच्चावच, तो वहां का जो उच्चावच होता है ये भी मृदा को प्रभावित करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जलवायु हो गया, चट्टाने हो गई, वनस्पति हो गया, उच्चावच हो गया। अब दो महत्वपूर्ण कारक और भी हैं मृदा को प्रभावित करने वाले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है समय। क्योंकि मृदा तो तुरंत निर्माण नहीं होता है, एक समय लगता है, तो समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मृदा के निर्माण में। और समय के बाद जो ढाल होता है ये भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। तो यदि हम देखें कि मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु, चट्टाने, वनस्पति, उच्चावच, समय और ढाल, ये प्रमुख कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। जैसे यदि हम देखें चट्टानों के बारे में, यदि हम देखें तो आप देखेंगे भारतवर्ष में विश्व की समस्त प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अवसादी चट्टानों से लेकर कायांतरिक चट्टाने तक आपको भारत में देखने को मिलती हैं। और इन्हीं चट्टानों के आधार पे कि जहां पे जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इन्हीं के आधार पे मृदा का निर्माण भी होता है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वहां पे जो चट्टाने हैं वो आग्नेय शैलें हैं। तो जहां पे आग्नेय शैलें हैं वहां पे आपको देखने को मिलती है काली मृदा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं चट्टानों से जो मृदा का जुड़ाव है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें चट्टाने भी अपनी एक विशेष विशेषता रखती है। इसके बाद आपका आता है जलवायु। जलवायु कैसे निर्धारित करता है, आप जानते हैं भारत में यदि हम देखें तो भूमध्य रेखीय जलवायु से लेकर टैगा टुंड्रा तक की शीत, एक प्रकार से आप कह सकते हैं टैगा टुंड्रा तक की सभी प्रकार की जलवायु दशाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर टैगा टुंड्रा तक की समस्त जलवायु दशाएं देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से जो मृदा होगी वो विषुवतीय से टैगा तक विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मृदा में बटी होगी। जैसे आप बोला जाता है कि लैटराइट मिट्टी भारत में मिलती है, और यह बोला जाता है कि ये जो लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है भारत में, ये तब हुआ है जब भारतीय भूभाग विषुवत रेखा पर हुआ करता था। क्योंकि इस प्रकार की मृदा के निर्माण में क्या होता है कि उच्च ताप की आवश्यकता होती है, वर्षा बहुत ही ज्यादा होती है आवश्यकता। तो कहा जाता है कि एक उदाहरण भी दिया जाता है, एक
कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय भूभाग जो है वो विषुवत रेखा से होकर भारत आया है, विषुवत रेखा को पार कर भारत आया है, जो आज का हमारा भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार का। तो उसमें बोला जाता है क्योंकि लैटराइट मिट्टी यहाँ पे मिलती है, और लैटराइट मिट्टी प्रमुख कारक है, क्योंकि लैटराइट मिट्टी का विकास वहीं पर होता है जब कोई भूभाग बहुत ज्यादा तप्त होता हो, बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त करता हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जलवायु में है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद आता है वनस्पति। जैसे आप देख रहे हैं भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, भूमध्य रेखीय वनस्पतियों से लेकर टैगा टुंड्रा तक की वनस्पतियां, बीच में पतझड़ प्रकार की वन सारी प्रकार की वनस्पतियां आपको देखने को मिलती हैं। और जो वनस्पतियां होती हैं ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं मृदा के निर्माण में। जैसे यदि हम देखें तो वनस्पतियां जहां पे ज्यादा होंगी, वन क्षेत्र जहां पे ज्यादा होंगे, तो वहां पे क्या है कि पत्तियां भी जमीन में गिरेंगी। तो पत्तियां जब भूमि में सड़ती हैं तो वहां पे क्या होता है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो उस मृदा में बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र विशेष में वनस्पतियां ज्यादा होंगी वहां की मृदा को वो प्रभावित करेंगी, और उसके प्रकार को, जैसे विभिन्न प्रकार की मृदाएं भारत में मिलती हैं, तो वनस्पतियां भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मृदा के प्रकार को एक प्रकार से नियंत्रित करती हैं। अगला यदि हम ढाल की बात करें कि ढाल किस प्रकार से मृदा को नियंत्रित करते हैं, तो ढाल प्रमुख किस प्रकार से मृदा निर्माण में प्रमुख कारक हैं, यदि हम देखें मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में ढाल किस प्रकार से हैं, तो आप देखेंगे ढाल की जब बात आती है, चाहे आप पर्वतीय भाग की बात कर लें, हिमालय की बात कर लें, पश्चिमी घाट की बात कर लें, पूर्वी भाग की बात कर लें, या पठारी भाग की बात कर लें, आप देखेंगे कि अधिक ढाल होने के कारण, जैसे हिमालय क्षेत्रों में यदि हम देखें तो अधिक ढाल होने के कारण क्या होता है, जो वहां पे हिमानी प्रक्रम काम करता है, तो जब हिमानी प्रक्रम हिमालय के क्षेत्र में काम करता है तो चट्टानों को काटते हुए अपने साथ बहुत सारी चट्टानें, छोटी छोटी चट्टानें भी वो तराई क्षेत्रों में लेकर आता है। तो हिमानी प्रक्रम वहां पे काम करता है। इसी प्रकार से जब हम राजस्थान के क्षेत्रों में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अरावली से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे आप बोलते हैं कि बालू के ढेर, इस प्रकार की आकृतियां वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में भी आपको देखने को मिलता है कि दक्षिण का जो पठारी भाग है वो अधिकतर चौरस है, और चौरस होने के कारण क्या है कि जो वहां पे मृदा का निर्माण है वो अलग प्रकार का है, संपूर्ण भारत से अलग प्रकार की मृदा वहां पे कुछ भागों में देखने को मिलती है। विशेषकर केरल का क्षेत्र जहां पे पीली मृदा का बहुतायत मात्रा में, एक प्रकार से देखें भंडार आप कह सकते हैं, भंडार तो नहीं कह सकते, लेकिन केरल का जो क्षेत्र है वहां पे पीली मृदा बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलती है। अब बात आता है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि समय समय किस प्रकार मृदा को निर्धारित करता है। तो समय आप जानते होंगे कोई भी जो मृदा है उसके निर्माण के क्रम में समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि जो भारत का भौगोलिक इतिहास है जहां पे आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर आज की आधुनिक क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से एक समय लगा होगा जब ये आपका जो आर्कियन क्रम से चट्टानें जो थी वहां से धारवाड़ क्रम की चट्टानों तक आने में एक समय लगा होगा। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जो अवशिष्ट भाग है, जैसे आप देखते होंगे अरावली अवशिष्ट भाग बोला जाता, अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट हो गया, क्योंकि पहले इनकी ऊंचाइयां हुआ करती थी लेकिन आज के समय में क्या है कि ये अवशिष्ट हो गए हैं। तो क्या धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है वहां पे बहुत सारे प्रक्रम काम करते हैं, बहुत सारी जलवायु परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो जिसके कारण जो मृदा होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो अगला टॉपिक आपका आता है प्रकार, कि कितने प्रकार की मृदाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो प्रकार की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे पर्वतीय या वनीय मृदा। अब प्रकार की बात हो रही तो सबसे पहले हम एक चित्र, एक मैप देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे इस मैप में देख रहे होंगे तो मैप में जब आप देखते हैं तो मृदा को विशेषकर 6 भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन आप पढ़ते होंगे किताबों में तो 8 प्रकार की मृदा आप पढ़ते होंगे। जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में, जो आप देख रहे हैं मृदा के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, ये जो मृदाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये 6 प्रकार के क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिले होंगे। लेकिन भारत में 2 क्षेत्र
और भी होते हैं, अभी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी मृदा हमने बात किया, पर्वतीय मृदा की बात किया। तो पर्वतीय मृदा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये आपको जम्मू का जो रीजन है, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, यहाँ पे आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिल जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सिक्किम में भी आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिल रही है और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिल रही है। पर्वतीय मृदा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आता है आपका, वो आपका आता है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा आपको कहां कहां देखने को मिल रही है, यदि हम बात करें तो जलोढ़ मृदा आप देखेंगे कि जो आपका मैदानी क्षेत्र है, जो आपका मैदानी क्षेत्र है, विशेषकर असम का मैदान, सतलज का प्लेन, गंगा का प्लेन, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती होगी जलोढ़ मृदा, आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है, तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता होगा पठारी क्षेत्र में। और पठारी क्षेत्र में विशेषकर ये वाला जो आपका क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका है काली मृदा का क्षेत्र। तो काली मृदा का क्षेत्र, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपने देख लिया, वन मृदा का क्षेत्र, वन या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में पर्वतीय मृदा का क्षेत्र आपने देख लिया। अब इसके बाद आता है लाल मृदा, रेड सॉइल कहां पे आपको देखने को मिलेगी, तो रेड सॉइल आपको देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में, ये रेड कलर से बनाया भी गया है। तो लाल कलर की जो मृदा है, लाल मृदा कहां पे देखने को मिलती है, किन राज्यों में देखने को मिलती है, ये आपको इस मैप से स्पष्ट हो जाता है कि किन राज्यों में आपको लाल मृदा देखने को मिलती है। लाल मृदा के बाद फिर एक मृदा आती है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा की यदि हम बात करें तो लैटराइट मृदा, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो लैटराइट मृदा है इसके क्षेत्र जो है सीमित है। लैटराइट मृदा कहाँ पे देखने को मिलती है, जहां पे ताप ज्यादा हो, वर्षा भी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इन क्षेत्रों में आपको लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। और ऐसा क्षेत्र यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको लैटराइट मृदा देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बाद जो आपका मेघालय का क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, असम का जो क्षेत्र है, मेघालय और असम में मान लीजिए, यहाँ पे आपको लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है चेरापूंजी में, वो क्षेत्र भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो लैटराइट मृदा पश्चिम बंगाल में कुछ मिल जाती है, कुछ आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम और मेघालय में देखने को मिल जाती है। इसके बाद आती है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से राजस्थान का क्षेत्र शुष्क है, और शुष्क मृदा का जो क्षेत्र है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें, शुष्क मृदा के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपकी जो अगली मृदा आती है वो पीट तथा जय मृदा आती है। अब पीट तथा जय मृदा कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, पीट तथा जय मृदा की जब बात होती है तो ये मृदा उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पे दलदली भूमि, दलदली भूमि कहाँ पे है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। तो पीट या जय मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। गुजरात के साथ साथ यदि हम बात करें पीट मृदा के क्षेत्र के, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसमें गंगा का जो प्लेन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी आपको पीट मृदा देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि पीट मृदा के बारे में ये जो आपके मैप होते हैं इनमें नहीं बोला गया है, इनमें कुछ 4 से 5 प्रकार की विशेष मृदाओं के बारे में बताया जाता है। बाकी जो हम पढ़ते हैं वो भारत में मृदाओं के 8 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन मैप में ज्यादातर क्या है, 6 भागों में ही बांट दिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो प्रमुख मृदा आती है लास्ट, ये है लवण युक्त मृदा। और लवण युक्त मृदा कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपके उन क्षेत्रों में जहां पे आपके, जैसे आप जानते होंगे कि सुंदरबन डेल्टा, डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी लवण युक्त मृदा। तो डेल्टाई क्षेत्र जैसे आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के बाद यदि आप तमिलनाडु चले जाएंगे, आंध्रा चले जाएंगे, तो तमिलनाडु और आंध्रा में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और आंध्रा में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मृदा के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें यदि हम बात करें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा, काली मृदा के बाद फिर आपकी लाल एवं पीली मृदा, और इसके बाद आप देखते हैं लैटराइट मृदा, और लैटराइट मृदा के बाद शुष्क मृदा, वन मृदा और पीट और जैविक मृदा, और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका आता है लवण युक्त मृदा। तो 8 प्रकार की मृदाएं भारत में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। अब चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, मृदाओं के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है पर्वतीय एवं वनीय मृदा। तो ये कहाँ पे मिलती है, तो पर्वतीय एवं वनीय मृदा जो है ये ज्यादातर जो आपका हिमालय का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनके क्षेत्रों में मिल जाती है। कहने का मतलब जो आपका
पर्वतीय क्षेत्र जहां पे उच्च ढाल पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में आपको पर्वतीय या जय मृदा देखने को, बनीय मृदा देखने को मिल जाती है। तो समूचे आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो अपक्षय जनित है। अपक्षय जनित कैसे? जब जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पे जब हिमानी परिक्रम कार्य करता है, यहाँ पे जब जलीय परिक्रम कार्य करता है, तो क्या करता है, अपने साथ साथ चट्टानों को भी काटता रहता है और उसी के जो भाग होते हैं वो इन क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्रों में आ जाते हैं और वही चट्टानें बाद में मृदा के रूप में कुछ समय अंतराल में आप जानते हैं कि पर्वतीय मृदा के रूप में वो विकसित हो जाती है। तो जहां पे तीव्र ढाल होता है वहां पर आपको ये मृदा देखने को मिलती है और इनका जो निर्माण होता है वो हिमानी परिक्रम और वायु परिक्रम के द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो क्या क्या आपको हिमानी मृदा में देखने को मिलता है, तो हिमानी मृदा में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा आपको इस प्रकार की मृदा में देखने को मिलता है और इसी प्रकार की मृदा में, क्योंकि ये पर्वतीय मृदा है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है, तो इस कारण से यहाँ पे जो बागवानी फसलें होती हैं, जैसे सेब की फसल हो गई, इसके बाद चाय, केसर इत्यादि की जो फसलें होती हैं वो बृहद मात्रा में यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। तो ये आपकी थी पर्वतीय मृदा। दूसरी मृदा आपकी प्रमुख है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का मतलब हो गया कि मैदानी क्षेत्र आपका हो गया और इसमें आप देख रहे हो ग्रे कलर में जो बनाया हुआ है ये आपका पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अब जलोढ़ मृदा के क्षेत्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो जलोढ़ मृदा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो भारत के जो सभी मृदाएं हैं, भारत में जो मृदाओं का कुल क्षेत्रफल है उसमें से सबसे ज्यादा 43.4% के क्षेत्र पर, भारत में जो मृदाओं का क्षेत्र है उसमें आपके 43.4% क्षेत्र पर आपकी जलोढ़ मृदा विस्तारित है। तो कहने का मतलब है कि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर यदि कोई मृदा विस्तारित है तो आपकी जलोढ़ मृदा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो लगभग यदि हम देखें तो पूरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का आपका पूरा विशाल मैदान मतलब गंगा का प्लेन, सतलज का प्लेन, ब्रह्मपुत्र का प्लेन, इन तीनों मैदानों में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अब जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की देखने को मिलती है, एक होता है नवीन जलोढ़ और एक होता है प्राचीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़ ये आपको बताया गया था, बांगर और खादर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो इसमें जो दो प्रकार की जो मृदा होती है, जैसे आपका है नवीन जलोढ़, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की, पहला हो गया नवीन जलोढ़ और दूसरा आपका हो गया प्राचीन जलोढ़। तो नवीन और प्राचीन में क्या अंतर है, किस प्रकार से हम इनको देखते हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो आप जानते हैं खादर मृदा बाढ़ से प्रभावित रहती है। जो आपकी खादर मृदा है जिसको बोलते हैं नवीनतम जलोढ़, लगातार ये बाढ़ से प्रभावित रहती है। लगातार बाढ़ के द्वारा यहाँ पे मिट्टी की एक परत, यहाँ पे नदियों द्वारा गाद की एक परत लाई जाती है और उसके कारण क्या होता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जो है एक परत के ऊपर दूसरी परत, जैसे मान लीजिए इस वर्ष बाढ़ आई तो एक नई परत आपको मैदानी क्षेत्रों में बिछ गई, फिर दोबारा बाढ़ आई तो उसी परत के ऊपर एक दूसरी परत आपको मैदानी क्षेत्रों में बिछ गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नवीनतम जो जलोढ़ होता है खादर मृदा, ये बाढ़ से प्रभावित रहती है और प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या है कि बाढ़ द्वारा एक नई परत उस पुरानी परत के ऊपर लाई जाती है, बिठाई जाती है और ये सबसे ज्यादा उर्वरक होती है। ये जो मृदा होती है आपकी नवीनतम जलोढ़ वाली, ये सबसे ज्यादा उर्वरक होती है क्योंकि हर वर्ष नई मृदा, नई परत इनके ऊपर बिछती जाती है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा एक प्रकार से देखें फसलों के रूप में सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं। पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना और जीवाश्म इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे यहाँ पे फसलों का जो विकास है वो अच्छी मात्रा में अच्छे से होता है। अब एक होता है पुराना जलोढ़ जिसको बोलते हैं बांगर। नवीनतम जलोढ़ को आप बोलते हैं खादर, पुराने जलोढ़ को आप बोलते हैं बांगर। तो पुराना जलोढ़ क्या है? पुराना जलोढ़ जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो मिट्टी होती है वो कंकड़ीली होती है, ठीक है, कंकड़ प्रकार की मिट्टी होती है, ककड़ीली मिट्टी होती है, जिसके कारण फसल होती हैं उनका उतने अच्छे से विकास इसमें नहीं हो पाता जितना कि नवीनतम जलोढ़ की मृदा के क्षेत्र में होता है। यदि हम बात करें कि क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं, तो फास्फोरस और पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन की इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये आपने देख लिया जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है
वो आपका आता है काली मृदा, और काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेंगुर मृदा। तो काली मृदा और रेंगुर मृदा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में विस्तारित है, महाराष्ट्र में विस्तारित है, मध्य प्रदेश में विस्तारित है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी आपको काली मृदा मिल जाती है। गुजरात में भी काली मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब काली मृदा की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं क्रिटेशियस काल में यहाँ पे बेसाल्ट का जो लावा है उसका उत्पादन हुआ था, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ से लावा का उद्गार हुआ था तो लावा बहुत सारे भूभाग पर, यहाँ पे जो भी आसपास के क्षेत्र से इन क्षेत्रों पर फैल गया था। तो इन क्षेत्रों पर लावा के विस्तार के कारण, लावा के फैलने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें थी उनका निर्माण हो गया। और लावा के निर्माण के बाद जब आप जानते हैं कि लावा यहाँ पे जो फैला, तो आप इसी को आपने ट्रैप नाम दिया, आपने पढ़ा होगा दक्कन ट्रैप। तो इसी को जो जिस क्षेत्र विशेष पर लावा का विस्तार हुआ, जो क्रिटेशियस काल में हुआ, उसी को आप दक्कन के नाम से जानते हैं, और यह विशेषकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यह दक्कन के पठार की जब हम बात करते हैं तो दक्कन के पठार की जो प्रमुख मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी काली मृदा। और यह इसका निर्माण कैसे हुआ? क्रिटेशियस काल में लावा के विस्तार के कारण इसका निर्माण हुआ। और इसकी विशेषता होती है कि वर्षा में जो ये मृदा होती है ये काफी चिपचिपी, मतलब इस पे जब वर्षा प्राप्त होती है तो ये मृदा काफी चिपचिपी हो जाती है। और यदि हम ग्रीष्म काल की बात करें, जब शुष्क क्षेत्र रहता है, जब गर्मी ज्यादा रहती है, ताप ज्यादा रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें जो पड़ती हैं वो तब तक उसी तरह रहती हैं जब तक कि वर्षा से वो भूमि संतृप्त नहीं हो जाती है। अब बात कर लें कि काली मृदा में कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मृदा में कपास की जो फसल है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो यदि आपसे कभी भारत में पूछा जाए कि भाई कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो देख लीजिएगा आप कि जिन क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल का विस्तार देखने को मिलेगा, उन क्षेत्रों में आपको कपास प्रमुख फसल के रूप में देखने को मिलेगी। तो जब हमें मिट्टी का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी किस क्षेत्र विशेष में मिलती है, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रासायनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम की यहाँ पे इस मृदा में पर्याप्त मात्रा होती है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो जैविक पदार्थ होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसमें अधिकता किसकी होती है, कमी किसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो काली मृदा के बाद जो हमारी अगली मृदा आती है वो आती है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा की यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे तेलंगाना का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, इसके बाद आप गोवा के क्षेत्र को यदि हम देखें तो यहाँ पे लाल पीली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये विस्तार जो आपको देखने को मिलता है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें, जिन क्षेत्र विशेष में रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर आपको लाल पीली मृदा का क्षेत्र देखने को मिलता है। मतलब दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन के पूर्वी क्षेत्र में तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में आपको लाल पीली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। और इसका लाल रंग क्यों होता है, इस मृदा का लाल रंग क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि लोहे का जो अंश होता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। इस मृदा में जो क्योंकि लौह तत्व जो होते हैं मृदा में पाए जाते हैं, तो इस मृदा में जो लोहे के तत्व होते हैं वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो वो लौह ऑक्साइड बनाते हैं, और लौह ऑक्साइड के कारण इस मृदा का जो कलर है ये लाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, लाल और पीली मृदा जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप देखेंगे इस मैप से यदि देखें तो लाल और पीली मृदा का जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे जैसे ये आपका पूर्वी घाट पर्वत, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपकी अरावली रेंज। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी भू सन्नतियों से निकले पर्वत हैं वहां पर आपको लाल पीली मृदा का विस्तार देखने को मिल रहा है। और भू सन्नतियों से कौन कौन से पर्वत निकले हैं यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे जो आप अवशिष्ट पर्वत देख रहे हैं ये भू सन्नतियों से ही निकले हुए हैं, और यहाँ पे आपको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। लाल मृदा यदि हम बात करें कि पीली क्यों दिखाई देती है, तो लाल मृदा में जब जल पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, मतलब लाल मृदा जल योजित होने के कारण पीली दिखाई देती है। और इस विशेष प्रकार की जो पीली मृदा है वो आपको केरला के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसमें यदि हम सामान्य रूप से देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो इतनी जानकारी यदि आपको प्राप्त
पर्याप्त है, जानकारी इतनी पता है, तो निश्चित रूप से आप लाल पीली मृदा के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आपका आता है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा की यदि हम बात करें कि लैटराइट मृदा किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लैटराइट मृदा उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां आज भी वर्षा पर्याप्त मात्रा, क्योंकि लैटराइट मृदा का निर्माण जो आज की अवस्थिति है हमारी यहाँ पर नहीं हुआ है। मैंने अभी पूर्व में बताया कि लैटराइट मृदा जो बनी थी ये तब बनी थी भारतीय भूभाग पे या प्रायद्वीपीय पठारी भाग पे जो लैटराइट मृदा का निर्माण हुआ ये तब हुआ जब ये विषुवत रेखा के दक्षिण, मतलब मकर रेखा के, आप बोल लीजिए मकर रेखा के उत्तर या विषुवत रेखा के आसपास हुआ करता था, लेकिन वह उत्तरी ध्रुव की तरफ नहीं आया था। ये भूभाग जब आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से भारतीय भूभाग का निर्माण हुआ, आज जो अवस्थिति हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये बनी, तो वहां पे मैंने बताया था कि लैटराइट मृदा तब बनी जब भारतीय भूभाग, भारतीय प्रायद्वीप का भाग विषुवत रेखा से गुजर रहा था। तो विषुवत रेखा से गुजरने के कारण लैटराइट मृदा का भाग बना था। और लैटराइट मृदा आज आपको देखने को मिलती है जहां पे ताप ज्यादा होता है और जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है वहां पर आपको ये लैटराइट मृदा के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। लैटराइट मृदा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मैं आपको एक मानचित्र दे दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उस मानचित्र के आधार पे आप उन क्षेत्रों को जो है एक प्रकार से अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे लैटराइट मृदा यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दिख जाएगी, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के साथ साथ आपको दक्षिण भारत में यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहाँ पे जानते हैं बहुत सारी पहाड़ियां हैं और इस क्षेत्र विशेष में गर्मी भी काफी होती है और यहाँ पे वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो लैटराइट मृदा वहीं पर देखने को मिलेगी जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा और जहाँ बहुत ज्यादा आपकी गर्मी पड़ती हो, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको लैटराइट मृदा देखने को मिल जाएगी। और लैटराइट मृदा इसके साथ साथ चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, और इसके बाद मेघालय और असम के भी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब बात आती है लैटराइट मृदा, तो मैंने बता दिया कि ये मृदाएं जो हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के द्वारा जो निच्छालन प्रक्रिया होती है उनका परिणाम है। ठीक है, अब बार बार जब हम मृदा निर्माण की बात कर रहे थे तो हमें एक निर्माण के क्रम में एक शब्द बार बार आ रहा था कि अपक्षय, अपक्षय जनित मृदा है, अपक्षय के कारण। तो अपक्षय क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपक्षय वह होता है जब किसी क्रिया के द्वारा, किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टाने हैं उनमें टूट फूट होती है। मतलब किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा जब पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों में टूट और फूट होती है तो आपको देखने को मिला है कि यह अपरदन से अलग है। ठीक है, क्योंकि टूटने के पश्चात जो टूट फूट हुई चट्टानों में टूटने के पश्चात जब ये भू पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं तो उसको आप बोलते हैं अपक्षय। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो तत्व होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, उनका परिवहन नहीं होता है, वो अपने स्थान पे बनी रहती हैं, इनको आप बोलते हैं अपक्षय। जब ये अपरदन इनका हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो इसको अपक्षय नहीं कहा जाता। अपक्षय का मतलब हो गया चट्टाने टूटी और टूटने के बाद उसी स्थान पर बनी रही जहां पे वो हैं, जहां पे वो अलग हुई, तो इसको बोलते हैं अपक्षय। मतलब इनका स्थानांतरण परिवहन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे लैटराइट मृदा की। तो लैटराइट मृदा में यदि हम देखें तो वर्षा के कारण क्या है कि जल के साथ चूना तथा सिलिका, चूना और सिलिका के जो कण हैं वो निच्छालित हो जाते हैं। अब जब निच्छालित हो जाते हैं तो लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के जो कण होते हैं वो मृदा में शेष रह जाते हैं। और जब लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड मृदा में शेष है, मतलब इस प्रकार की मृदा जहां पे लोहे के ऑक्साइड की बहुलता हो और एक प्रकार से देखें कि पोटास की बहुलता हो, तो उसको आप बोलेंगे लैटराइट मृदा। और निर्माण कैसे हुआ मैंने बता दिया कि जब भारतीय भूभाग विषुवत रेखा से गुजर रहा था उस समय काल में ये निर्माण आपका हुआ है। इसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में यदि हम देखें तो इस मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ये रेतीली मिट्टियां सिंचाई की सुविधा मिल जाने पर अच्छी फसल दे सकती हैं। मतलब मैंने पूर्व में भी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि राजस्थान का जो क्षेत्र है यदि इसमें समुचित सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होगा। और ये साबित भी हो गया है। कैसे? इंदिरा कैनाल के द्वारा जब यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई होने लगी तो आप देखेंगे कि इंदिरा कैनाल के कारण यहाँ की जो मृदा थी वो उपजाऊ मृदा में बदलकर अच्छी खासी फसल का उत्पादन इस क्षेत्र विशेष से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा कैनाल
जब से बना है उसके बाद से राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बदल गया है। और अब देखने को मिलता है कि इंदिरा कैनाल के कारण जो भारतीय भूभाग में वर्षा का मात्रा है, वर्षा का जो समय है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। और ये मैंने आपको तब बता दिया था जब भारत में वर्षा को हम देख रहे थे। ठीक है, अब अगली बात आती है पीठ और जैव मृदा। पीठ और जैव मृदा कहां पे देखने को मिलती है यदि हम बात करें तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में आपको ये मृदा देखने को मिलती है। और मैंने अभी पूर्व में आपको रीजन बताया था कि ये मृदा आपको किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, पीठ और जैव मृदा। तो ज्यादा से ज्यादा ये डेल्टाई क्षेत्र और हिमालय की तराई के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो डेल्टाई क्षेत्र बंगाल का डेल्टा ले सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश का डेल्टा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है डेल्टाई क्षेत्र और हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर पीठ और जैव प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखना है कि पीठ और जैव प्रकार की जो मृदा होती है इसमें जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो 100% हो सकते हैं, मतलब 100% कार्बनिक पदार्थ इस प्रकार की मृदा में हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली जो मृदा आती है वो आती है आपकी लवणीय मृदा। और मैंने बताया कि भारत में लवणीय मृदा की यदि हम बात करें तो बहुत ही सीमित क्षेत्रों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। लवणीय मृदा आपको पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। तो भारत के दलदली शुष्क, अर्ध शुष्क भागों में ये मृदा आपको देखने को मिलती है। किन भागों में? दलदली शुष्क भागों में, अर्ध शुष्क भागों में लवणीय मृदा पाई जाती है। और इनका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कच्छ के रण के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी को यदि हम बात करें तो यूपी में जो इस प्रकार की मृदा होती है उसको बोलते हैं रेह या ऊसर। हरियाणा में इसी प्रकार की मृदा को बोलते हैं थूर। और केरल में इसी प्रकार की मृदा को बोलते हैं कारी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चाहे आप लवणीय मृदा की बात करें, चाहे आप ऊसर की बात करें, थूर की बात करें, कारी की बात करें, शब्द एक ही हैं, स्थान अलग अलग हैं। और बोला जाता है कि किस प्रकार से लवणीय मृदा को उत्पादक बनाया जा सकता है। तो जिप्सम के प्रयोग के द्वारा लवणीय मृदा को उत्पादक बनाया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब आपको कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि नोट नहीं करते हैं तो आप सब चीजों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए जितना भी आपने देखा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। और आपको एक चीज बता दें कि जैसे हम मृदा के प्रकार को बांटते हैं, इसी प्रकार यूएसए का जो विभाग है कृषि से संदर्भित, उन्होंने भी मृदा को कई भागों में बांटा है। तो उन्होंने जो मृदा को बांटा है उसको कई नाम दिए हैं और वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं अभी लिखाऊंगा, आपको नोट कराऊंगा, तो नाम भी मैं आपको बताता चलूंगा, तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं भारत में मिट्टियां, और मिट्टियों के अंतर्गत हम आगे नोट करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए भारत में मिट्टियां, और भारत में मिट्टियों के बाद उसके आगे आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें भारत में मिट्टियां, और इसके अंतर्गत लिखिए कि मिट्टी के सॉरी भारत में मिट्टियां लिखा आपने, और इसमें आपको हेडिंग डालना है मिट्टी के अंतर्गत। एक मिनट, मिट्टियां, मिट्टी की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे मिट्टियां असंगठित पदार्थों की एक परत है। मिट्टियां असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय एवं विघटन के कारणों के माध्यम से, जो अपक्षय एवं विघटन के कारणों के माध्यम से, जो अपक्षय एवं विघटन के कारणों के माध्यम से चट्टानों एवं जैव पदार्थों से बनी है। तो ये तो होगी आपकी मिट्टी की परिभाषा। ठीक है, चट्टानों एवं जैव पदार्थों से बनी है। भारत में मिट्टी के कई प्रकार पाए जाते हैं। भारत में मिट्टी के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें से उनकी उत्पत्ति के आधार पे, जिनमें से मिट्टियों के उत्पत्ति के आधार पर, जिनमें मिट्टियों के उत्पत्ति के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर, मिट्टियों की उत्पत्ति के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो दो प्रकार से हमें देखें भारत में जो मिट्टियां हैं,
मिट्टियों की जब उत्पत्ति की हम बात करते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मिट्टियां बनती हैं, हमारे जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें एक होता है उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा हमने देख लिया मिट्टियों की विशेषता के आधार पे। तो जब हम मिट्टियों को दो भागों में बांटते हैं, पहला विशेषता के आधार पे मिट्टियां कितने प्रकार की हैं, उत्पत्ति के आधार पे भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की हैं, तो आप लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे, अगले क्रम में लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, पहला अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, दूसरा अपरदनात्मक मृदा। अवशिष्ट या स्थानिक मृदा, दूसरा हो गया अपरदनात्मक मृदा। ठीक है, तो अवशिष्ट या स्थानिक मृदा या अपरदनात्मक मृदा दो भागों में हम बांटते हैं। अब अवशिष्ट मृदा क्या होती है, आगे लिखिए, पहला हेडिंग डालना है आपको, अवशिष्ट या स्थानिक मृदा। तो अवशिष्ट या स्थानिक मृदा के अंतर्गत नोट करिएगा, भारत में कुछ ऐसे भाग हैं, भारत में कुछ ऐसे भाग हैं, भारत में हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अवशिष्ट या स्थानिक मृदा के बारे में। और लिखिए, भारत में कुछ ऐसे भाग हैं जहां भौतिक या आंतरिक अपक्षय से, जहां भौतिक या आंतरिक अपक्षय से, जहां भौतिक या आंतरिक अपक्षय से कड़ी चट्टानें टूटकर महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। जहां आंतरिक या भौतिक अपक्षय से कड़ी चट्टानें टूटकर टुकड़ों में परिवर्तित तो हो जाती हैं, लेकिन उनका स्थानांतरण या परिवहन नहीं हो पाता है, लेकिन इनका स्थानांतरण या परिवहन नहीं हो पाता है, लेकिन उनका स्थानांतरण या परिवहन नहीं हो पाता है। इनको अपक्षय जनित मृदा कहा जाता है, इनको अपक्षय जनित मृदा कहा जाता है, इनको अपक्षय जनित मृदा कहा जाता है। यह मृदा प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है, यह मृदा प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है, यह मृदा प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर भी, प्रायद्वीपीय पठार पर भी मृदा कुछ क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में नहीं, कुछ सीमित क्षेत्रों में, तो प्रायद्वीपीय पठार पर भी मृदा कुछ क्षेत्रों में वायु परिक्रम द्वारा स्थानांतरित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में जो मृदा है वो वायु परिक्रम के द्वारा स्थानांतरित भी हो जाती है। तो ये आप नोट कर रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार पर भी मृदा कुछ क्षेत्रों में वायु परिक्रम द्वारा स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग आपने डाला अपरदनात्मक, दूसरा आप लिखेंगे अपरदनात्मक मृदा, अपरदनात्मक मृदा। और अपरदनात्मक मृदा के अंतर्गत अब आपको नोट करना है, नोट करिए, ऐसी मृदा परिवहन कारकों द्वारा, अपरदनात्मक मृदा में ऐसी मृदा परिवहन कारकों द्वारा, ऐसी मृदा परिवहन कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है। ऐसी मृदा परिवहन कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है, दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है। जैसे हिमालय में घाटियों एवं दून की मिट्टी, जैसे हिमालय में घाटियों एवं दून की मिट्टी हिमानी व जलीय प्रक्रम द्वारा, हिमानी व जलीय प्रक्रम द्वारा घाटियों में लाकर जमा कर दी जाती है।
हिमानी और जलीय प्रक्रम द्वारा घाटियों में लाकर जमा कर दी जाती है। ठीक है। दूसरा आप नोट करेंगे, इसी में आप जानते हैं उदाहरण में हम नोट कर रहे थे कि जैसे हिमालय में घाटियों एवं दून की जो मृदा है वो लाकर घाटियों में जमा कर दी जाती है। इसी में नोट कर सकते हैं आप कि गंगा के मैदानों की मिट्टी जो है, मत नोट करिए, आप समझ लीजिए कि जो गंगा के मैदानों में भी मिट्टी पाई जाती है वो भी अपरदनात्मक मृदा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप नोट करेंगे, 1 मिनट। अगला आप नोट करेंगे, अब इसी में मिट्टियां हमने नोट कर लिया। मिट्टियों के अंतर्गत हमने नोट किया कि कितने प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इन्हीं मिट्टियों के अंतर्गत कि विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों को कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो अब आप लिखोगे विशेषताओं के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। विशेषताओं के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। विशेषताओं के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, ये आपको नोट करना है। चलिए, अब विशेषताओं के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण हम नोट कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले नोट करेंगे पर्वतीय एवं वनीय मृदा। पर्वतीय एवं वनीय मृदा, चलिए नोट करिएगा, पर्वतीय एवं वनीय मृदा हेडिंग डालिएगा और उसी के अंतर्गत आपको नोट करना है पर्वतीय एवं वनीय मृदा। ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत किया था हमने, तो पर्वतीय और वनीय मृदा से सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। और अभी आपने चित्र में देखा था कि पर्वतीय या वनीय मृदा भारत के किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो आपने देखा था हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में आपको ये मृदा देखने को मिल जाती है। तो हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो हिमालय के बारे में आपको पता होना चाहिए और पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। तो पर्वतीय एवं वनीय मृदा के बारे में आपको नोट करना है, तो चलिए नोट करिएगा। सबसे पहले पर्वतीय, 1 मिनट नोट करिए। पर्वतीय मृदा में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पर्वतीय मृदा में फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में इस मृदा पर बागवानी कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस मृदा पर बागवानी कृषि की जाती है। इन्हीं पर्वतीय मृदा के क्षेत्रों में झूम कृषि भी की जाती है। इन्हीं पर्वतीय मृदा के क्षेत्रों में झूम कृषि भी की जाती है। ठीक है, इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया। इनकी उत्पत्ति, मतलब पर्वतीय मृदा की बात कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति अपक्षय जनित है। इनकी उत्पत्ति अपक्षय जनित है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में जलीय एवं हिमानी प्रक्रम कार्य करता है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में जलीय एवं हिमानी प्रक्रम कार्य करता है, तो पर्वतीय मृदा दून एवं घाटी में जमा हो जाती है। तो पर्वतीय मृदा दून एवं घाटियों में जमा हो जाती है। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस
इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस, इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। चले अब दूसरा हम नोट करेंगे जलोढ़ मृदा। अब इसी में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय मृदा में एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यूएसए के विभाजन के आधार पर, यूएसए के मिट्टियों के विभाजन के आधार पर, यूएसए के मिट्टियों के विभाजन के आधार पर एंटीसॉल, जो एंटीसॉल करके विभाजन है, इन्होंने जो विभाजन किया है यूएसए ने बहुत सारे नामों से, तो एंटीसॉल जो विभाजन है, एंटीसॉल यूएसए के मृदा के विभाजन के क्रम में एंटीसॉल के अंतर्गत, एंटीसॉल के अंतर्गत पर्वतीय मृदा को रखा जाता है, एंटीसॉल के अंतर्गत पर्वतीय मृदा को रखा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा आप नोट करेंगे जलोढ़ मृदा, दूसरा आप नोट करेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, इसमें नोट करिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4%, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह कारण है कि, यह कारण है कि जलोढ़ मृदा में यूरिया खाद डालना, यह कारण है कि जलोढ़ मृदा में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूने की, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, जलोढ़ मृदा में पोटाश एवं चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। भारत में उत्तर का विशाल मैदान, जिसके अंतर्गत, उत्तर के विशाल के अंतर्गत मतलब कौन कौन से, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों की बात एक लाइन में हो गई। भारत के उत्तर के विशाल मैदान में, भारत के उत्तर के विशाल मैदान में, कावेरी के मैदान में, कावेरी के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में गेहूं की फसल, जलोढ़ मृदा में गेहूं की फसल सबसे उत्तम फसल मानी जाती है, सबसे उत्तम फसल मानी जाती है। ठीक है, आगे नोट करना है, इसी में सबसे उत्तम फसल मानी जाती है। इसके अलावा इस मृदा में, इसके अलावा इस मृदा में धान एवं आलू की भी खेती की जाती है, इसके अलावा इस मृदा में धान एवं आलू की भी खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है, जलोढ़ मृदा का निर्माण
जलोढ़ मृदा का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत ही बांगर और खादर मिट्टी आते हैं। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत बांगर और खादर आते हैं। और मैंने अभी बताया कि क्या है, नवीनतम जलोढ़ खादर और जो प्राचीनतम जलोढ़ है उसको बांगर कहते हैं, जिनमें नवीनतम जलोढ़ जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। ये आपको पूर्व में बताया गया है। ठीक है, हो गया। जलोढ़ मिट्टी में ये आपने नोट कर लिया कि बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। अगला नोट करिएगा इसी में, बांगर पुराने जलोढ़ को, बांगर पुराने जलोढ़ को तथा खादर नए जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, तथा खादर नए जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। अमेरिकी मृदा विभाजन यूएसए के मृदा विभाजन के अनुसार, यूएसए के मृदा विभाजन के अंतर्गत या अनुसार इन सेफ्टी सॉल, इन सेफ्टी सॉल, इन सेफ्टी सॉल एक में ही है, इन सेफ्टी सॉल, और दूसरा आपका इसमें आ जाएगा माली सॉल। इन सेफ्टी सॉल और मॉली सॉल के अंतर्गत, इन सेफ्टी सॉल और माली सॉल के अंतर्गत जलोढ़ मृदा को रखा जाता है। यूएसए के मृदा विभाजन के अनुसार इन सेफ्टी सॉल और मॉली सॉल के अंतर्गत जलोढ़ मृदा को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें नोट करना है काली मृदा, ब्लैक सॉइल के बारे में हमें नोट करना है। तो चलिए ब्लैक सॉइल के बारे में नोट कर लेते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा काली मृदा, काली मृदा, और काली मृदा के अंतर्गत अब हमें नोट करना है। तो चलिए काली मृदा डाल के नोट करिए। काली मृदा का क्षेत्रफल, काली मृदा का क्षेत्रफल, काली मृदा का क्षेत्रफल भारत में दूसरा स्थान रखता है। काली मृदा का क्षेत्रफल भारत में दूसरा स्थान रखता है। यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में विस्तारित है। यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में यहां पर बेसाल्टिक लावा का उद्गार हुआ था। क्रिटेशियस काल में यहां पर बेसाल्टिक लावा का उद्गार हुआ था, जो 3 चरणों में था, जो 3 चरणों में था, जो 3 चरणों में था। इसी बेसाल्टिक लावा के उद्गार को, इसी बेसाल्टिक लावा के उद्गार को ट्रैप कहा गया, ट्रैप कहा गया। यह मृदा गहरी तथा अपारगम में होती है। यह मृदा गहरी तथा अपारगम में होती है। यह मृदा गहरी तथा अपारगम में होती है। वर्षा में यह चिपचिपे रूप ले लेती है। वर्षा में यह चिपचिपी रूप ले लेती है तथा शुष्क ऋतु में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तथा शुष्क ऋतु में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। बेसाल्ट के टूटने के कारण, बेसाल्ट जो लावा का उद्गार हुआ था 3 क्रमागत, उन्हीं में से जो बेसाल्टिक लावा था उसके टूटने के कारण, तो ये आप नोट कर रहे हैं, बेसाल्ट के टूटने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को
रेंगुर कहा जाता है? दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेंगुर कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली नाम से जानते हैं। केरल में काली मिट्टी को साली नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना की प्रधानता होती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक या जैव फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी में चावल की भी खेती की जाती है, चावल या धान। तो इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की भी खेती की जाती है। ठीक है, अब आगे नोट करिएगा। काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होने के कारण, काली मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में लोहे का रंग अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, चलिए अब अगला नोट करिएगा, लाल मृदा। अगला हमें नोट करना है लाल पीली मृदा। तो नोट करिए लाल पीली मृदा। अब इसमें नोट करिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो कहीं कहीं पे इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, कहीं कहीं पे कुछ पुस्तकों में देखने को मिल रहा है कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो लगभग 15% है। कुछ पुस्तकों में देखने को मिल रहा है लाल मृदा का क्षेत्र जो है ये 18% है। तो यदि इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस आधार पे यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है आज के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो मृदा विस्तारित है वो आपकी पहली तो हो गई आपकी जलोढ़। दूसरे पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें कुछ पुस्तकों में विवाद है। जो नवीनतम पुस्तकें हैं, जो अपडेटेड पुस्तकें आई हैं, उसमें बोला गया है कि लाल मिट्टी जो है ये लगभग 18% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और कुछ पुस्तकों में बोला गया है कि जो लाल मृदा है वो तीसरे स्थान पे है। जबकि आज के समय की जब ये कक्षा बन रही है, इस समय की यदि हम बात करते हैं तो आपको, यदि आपने पहले में देख लीजिएगा क्या लिखा है, अभी आपने जब लिखा काली मृदा का क्षेत्र, तो आज की जब हम बात करते हैं, वर्ष 2021 की जब हम बात करते हैं, तो हमें देखना है कि जो लाल मृदा है, लाल मृदा का जो क्षेत्रफल है ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। जलोढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लाल, और तीसरे स्थान पर काली मृदा का क्षेत्र हुआ है। तो जब लाल मृदा के अंतर्गत नोट करने जा रहे हैं, यदि आपने काली मृदा जो अभी लिखा है, शायद आपने लिखा है कि दूसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल विस्तारित है, तो इसको तीसरा कर लीजिएगा। क्योंकि काली मृदा जो आज के आंकड़ों के आधार पर यदि हम देखें तो काली मृदा का जो क्षेत्र है ये 15.2% बताया जा रहा है। और अगर 15.2% क्षेत्रफल विस्तारित है तो ये कम है, क्योंकि पहली जो आपकी लाल और पीली मृदा है ये लगभग आपके 18.6% क्षेत्रफल विस्तारित है। तो आप देखेंगे तो लाल मृदा इस आधार पे दूसरी हो रही है। तो वही आप नोट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लाल मृदा का स्थान, लाल एवं पीली मृदा का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल के आधार पे लाल और पीली मृदा का स्थान दूसरा है। यह भारत के 18.6%, यह भारत के 18.6% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। यह मृदा भारत के 18.6% क्षेत्रफल विस्तारित है। और
आपको क्या नोट करना है, इससे पहले भी आपने नोट किया काली मृदा, तो काली मृदा में नोट कर लीजिएगा कि ये मृदा 15.2% क्षेत्रफल पे विस्तारित है। तो ये भी उसी में एक पंक्ति कहीं पे जोड़ दीजिएगा कि काली मृदा का जो क्षेत्रफल है वो 15.2% है, और जो लाल मृदा का क्षेत्र है ये आपके 18.6% है। उसी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें नोट करना है कि यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में दूसरा स्थान रखती है, ये आपने नोट कर लीजिए। अब आगे नोट करना है कि लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट के चट्टान के टूटने से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शैलों का उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शैलों का उदाहरण है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल लाल मिट्टी का विस्तार, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलता है। तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलता है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं, ठीक है। यह मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड से बनता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। मतलब जो लोहे का अंश है इसमें, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो आपने नोट कर लीजिए, इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड से बनता है, या लोहे का ऑक्साइड जो है वो इसके लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। इस मृदा की उत्पत्ति प्राचीन मोड़दार पर्वत जो भूसन्नतियों से निकले हुए हैं। इस मृदा की उत्पत्ति प्राचीन मोड़दार पर्वत जो भूसन्नतियों से निकले हुए हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ठीक है। क्या आपने नोट किया कि इस मृदा की उत्पत्ति प्राचीन मोड़दार पर्वत जो भूसन्नतियों से निकले हैं, उन्हीं क्षेत्रों में होती है। उन्हीं क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं भूसन्नतियों से है, ठीक है। आगे नोट करिएगा, लाल मृदा जल योजित होने के कारण, लाल मृदा जल योजित होने के कारण, जल योजित होने के कारण पीली दिखाई देती है। लाल मृदा जल योजित होने के कारण पीली दिखाई देती है। क्यों पीली दिखाई देती है? क्योंकि जब अधिक वर्षा मिलती है उस मृदा को, तो उसमें जो कण होते हैं, जो लोहे के कण होते हैं, वो मृदा से अलग हो जाते हैं, जिससे इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। जो इनके रासायनिक तत्व होते हैं लाल मृदा के, ज्यादा वर्षा होने के कारण, जल योजन के कारण वो उससे अलग होते हैं, जिसके कारण ये पीला दिखाई देते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसी में, अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व, अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व
अलग हो जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिससे उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। जिससे उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अगला आपका है लैटराइट मृदा। अगली हेडिंग आप डालेंगे लैटराइट मृदा। चलिए अगली हेडिंग डालिए लैटराइट मृदा। चलिए अब इसमें नोट करते हैं लैटराइट मृदा में। लैटराइट मृदा उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में, लैटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में, लैटराइट मृदा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। विकसित होती है। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण, ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। ठीक है, इसका विस्तार 3.7% क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका विस्तार 3.7% क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, विशेष रूप से यह मृदा असम, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। विशेष रूप से ये मृदा असम, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। आगे नोट करिएगा, इस मृदा में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता होती है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, यह मृदा चाय एवं कॉफी के फसल के लिए उपयुक्त है। यह मृदा चाय एवं कॉफी के फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यह आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नोट करते हैं। अगला आपका क्या है, लैटराइट हो गया। अगला आपका आ गया मरुस्थलीय मृदा। लेकिन इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जहां इस मृदा में फसलें उगाई जाती हैं, वहीं इसी मृदा से इन क्षेत्रों में ईंट का निर्माण भी होता है। तो ये पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इस मृदा का प्रयोग, इसी में नोट कर लीजिए, इसके अलावा इस मृदा का प्रयोग, इसके अलावा इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नोट कर लीजिएगा मरुस्थलीय मृदा। अगला आपको हेडिंग डालना है मरुस्थलीय मृदा। चलिए मरुस्थलीय मृदा में लिखते हैं, ये मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, ये मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में पाई जाती हैं। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ये रेतीली मिट्टियां, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ये रेतीली मिट्टियां, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ये रेतीली मिट्टियां सिंचाई की सुविधा मिल जाने पर, सिंचाई की सुविधा मिल जाने पर अच्छी उपज देती हैं। सिंचाई की सुविधा मिल जाने पर अच्छी उपज देती हैं। इनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
इनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु ये जल में शीघ्र घुल जाते हैं। किंतु ये जल में शीघ्र घुल जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों में जीवांश की कमी भी होती है। मरुस्थलीय मिट्टियों में जीवांश की कमी भी होती है। शुष्कता अधिक होने के कारण, शुष्कता अधिक होने के कारण इनका कृषि कार्यों में कम उपयोग किया जाता है। शुष्कता अधिक होने के कारण इनको कृषि कार्यों में कम उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे मैंने अभी बताया था, इंदिरा कैनाल जब से बन गया है तब से सिंचाई भी इस क्षेत्र में हो रही है और इस मृदा बहुत ही उपजाऊ भी हो गई है। तो नोट करिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मरुस्थलीय मिट्टी की सिंचाई कर, मरुस्थलीय मिट्टी की सिंचाई कर गेहूं, कपास, सरसों, चना आदि फसलें, गेहूं, कपास, सरसों, चना आदि फसलें पैदा की जाती हैं, पैदा की जाती हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मरुस्थलीय। अब इसके बाद आपको डालना है पीट एवं जैव मृदा। अगली हेडिंग आपकी है पीट एवं जैव मृदा, और पीट और जैव मृदा के अंतर्गत अब आपको नोट करना है। तो चलिए नोट करिए पीट एवं जैव मृदा। इसमें नोट करिए, यह मृदा अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उपयुक्त दशा में, उपयुक्त दशा में वनस्पतियों की समृद्धि भी बेहतर होती है। उपयुक्त दशा में वनस्पतियों की समृद्धि भी बेहतर होती है, जिससे इस मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त होते हैं। जिससे इस मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त होते हैं, इसीलिए इनमें ह्यूमस अधिक होता है। इसीलिए इनमें ह्यूमस अधिक होता है। कई बार 40 से 50% तक, कई बार यह 40 से 50% तक होता है। कई बार यह 40 से 50% तक होता है। अधिक ह्यूमस के कारण, अधिक ह्यूमस के कारण मृदा भारी व गहरे रंग की होती है। अधिक ह्यूमस के कारण ये मृदा गहरी एवं भारी एवं गहरे हरे रंग की होती है। गहरे एवं, क्या आपने नोट किया कि अधिक ह्यूमस के कारण यह मृदा भारी एवं गहरे हरे रंग की होती है। भारी एवं गहरे हरे रंग की होती है। इसलिए लोहे के अंश भी होते हैं। इसलिए इसमें लोहे के अंश भी होते हैं। इसमें लोहे के अंश भी होते हैं। चूंकि यह मृदा वर्षा ऋतु में प्रायः जलमग्न होती है, चूंकि यह मृदा वर्षा ऋतु में प्रायः जलमग्न होती है, इसलिए प्रायः यहाँ लवण सापेक्षता ज्यादा होता है। इसलिए प्रायः यहाँ लवण सापेक्षता ज्यादा होता है, जिससे पौधों का विकास इस मृदा में समुचित नहीं हो पाता। जिससे पौधों का विकास इस मृदा में समुचित नहीं हो पाता। इसमें फास्फेट तथा पोटास की कमी होती है। इसमें फास्फेट तथा पोटास की कमी होती है। इसमें फास्फेट तथा पोटास की कमी होती है। यह मृदा भारत के डेल्टाई क्षेत्र, यह मृदा भारत के डेल्टाई क्षेत्र, हिमालय की तराई में पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्र तथा
हिमालय की तराई में पाई जाती है। इसके अलावा यह सीमित रूप से इसके अलावा यह सीमित रूप से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मृदा पर मैंग्रोव वनस्पति का विकास बेहतर होता है। इस मृदा पर मैंग्रोव वनस्पति का विकास बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट आपका है लवणीय मृदा, उसको नोट करते हैं। चलिए लवणीय मृदा के बारे में नोट करिए। भारत के दलदली शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में भारत के दलदली शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में लवणीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार कच्छ के रण में देखने को मिलता है। इसका सर्वाधिक विस्तार कच्छ के रण में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे नोट करेंगे। शुष्क व अर्ध शुष्क तथा अवरुद्ध जल निकास वाले क्षेत्रों में शुष्क तथा अर्ध शुष्क एवं अवरुद्ध जल निकास वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचाई होने से, मतलब उच्चावच के कारण जल तल ऊंचाई होने से लवणीय मृदा का जन्म होता है। यह मृदा अनुउर्वर होती है। यह मृदा अनुउर्वर होती है। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। जिप्सम का प्रयोग कर लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जिप्सम का प्रयोग कर लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब अभी बार बार एक चीज आप पढ़ रहे थे कि मृदा उर्वर नहीं होती है, मृदा में लवण की मात्रा ज्यादा होती है, खनिज की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमें एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए कि मृदा जैसे अम्लीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है। तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या अंतर होता है वो भी आपको नोट करना है। तो अगली हेडिंग रहेगी अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर। तो एक तरफ आपको लिखना है अम्लीय मृदा और एक तरफ आपको लिखना है क्षारीय मृदा। तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अम्लीय मृदा क्या होती है उसमें नोट करते हैं। इसकी उत्पत्ति अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होती है। अम्लीय मृदा जहां पे होगी मतलब उस क्षेत्र विशेष में वर्षा का रेशियो ज्यादा चाहिए। तो अम्लीय मृदा में आपको नोट करना है अम्लीय मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अम्लीय मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। और जैसे हमने ये नोट किया तुरंत हमें याद आना चाहिए कि क्षारीय मृदा का विकास कहाँ होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे वर्षा अधिक, यहाँ पे वर्षा कम। ठीक है, तो क्षारीय मृदा का विकास कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। चलिए अब नोट करिए अम्लीय मृदा में दूसरा, मृदा में अधसड़े जीवांश की अधिकता होती है। मृदा में अधसड़े जीवाश्म की अधिकता होती है जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं। पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, अब क्षारीय मृदा में नोट करना है। क्षारीय मृदा में नोट करिए कम वर्षा के स्थानों में क्षारीय लवण
कम वर्षा के स्थानों में क्षारीय लवण घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते, घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। चलिए अगला तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अम्लीय मृदा कैसे बनती है। इसमें नोट करिए, जब मृदा में हाइड्रोजन प्लस आयनों की जब मृदा में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जब मृदा में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा अम्लीय हो जाती है, तो मृदा अम्लीय हो जाती है। चलिए क्षारीय में नोट करना है, जब मृदा में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जब मृदा में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्षारीय या ऊसर हो जाती है, तो मृदा क्षारीय या ऊसर हो जाती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, अम्लीय मृदा में अगला नोट करें, चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आते हैं। अगले में नोट करिए, क्षारीय में चूने के प्रयोग से क्षारीय मृदा में सोडियम आयन बाहर आते हैं। यहां पे हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है, यहां पे सोडियम, ठीक है, Na से सोडियम लिखते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि चूने के प्रयोग से क्षारीय मृदा में सोडियम आयन बाहर आते हैं। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण कि अम्लीय मृदा जो होती है इसका पीएच वैल्यू जो होता है ये 7 से कम होता है। तो नोट कर लीजिए, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है ये 7 से अधिक होता है। तो नोट कर लीजिएगा, क्षारीय मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 7 से अधिक होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंतर था जो आपको पता होना चाहिए था, इसको आपने नोट कर लिया। ठीक, और जैसे मैंने आपको मृदा वाला जो एक आपको डाउट बताया, जैसे कहीं कहीं लिखा है कि जलोढ़ मृदा आपकी, जहां पे जैसे आप देखते हैं कि इसमें लिखा है कि जलोढ़ मृदा 43% क्षेत्रफल, लाल मृदा 18%। पहले जो हमने बताया इसमें था सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपकी जलोढ़ मृदा विस्तारित है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विस्तारित है, पहला। दूसरा आपने देखा लाल और काले में अंतर था कि लाल मृदा या काली मृदा, इन दोनों में डाउट था। आप देखते हैं जहां पे इस तरह लिखा होगा कि जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विस्तारित है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जब मृदा की जो कैटेगरी बनाई गई है कि कितने भागों में इन्होंने मृदा को बांटा है, तो मुख्य रूप से ये 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? लाल हो गया, काली हो गया, जलोढ़ और लैटराइट। इसके साथ साथ ये क्या कर देंगे कि अन्य बता देंगे कि अन्य मृदाएं इतने प्रतिशत भाग पर विस्तारित हैं। और कहीं कहीं आपको जो अभी 8 आपने प्रकार पढ़े, जलोढ़, काली और इसके साथ साथ लाल पीली, लाल एवं पीली, फिर इसके बाद लैटराइट, इसके बाद फिर आप मरुस्थलीय, मरुस्थलीय के बाद आप नोट करेंगे क्षारीय, क्षारीय के बाद पीट मृदा और सबसे लास्ट में वन मृदा। तो जहां पे ये 8 वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा, ये जब 8 वर्गीकरण आप देखेंगे तो आप हमेशा पढ़ेंगे, हमेशा बताएंगे, हमेशा जानेंगे कि इसमें जो है काली मृदा का जो स्थान है वो दूसरा आता है। यहाँ पे यदि हम 8 प्रकारों में बात करें, मैं सबका लिख दे रहा हूं, फिर अभी आपको बताते हैं कि यदि 8 प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा यहाँ पे आता है,
22.16%। ठीक है, इसमें आता है काली मृदा 29.69%। फिर इसके बाद आ जाता है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तारित है, यहाँ पे ये बात हो रही है। फिर आपका आता है 28.00%। फिर इसके बाद आपका आता है अगला, आपका आ जाता है लैटराइट मृदा, ये 2.62%। मरुस्थलीय मृदा आपकी आती है, मरुस्थलीय मृदा 6.13%। क्षारीय मृदा इसी में आती है 1.29%। पीट मृदा आ जाती है 2.17%। और वन मृदा आ जाती है 7.94%। इतने क्षेत्र विशेष पर ये मृदाएं विस्तारित हैं, ये आपको देखने को मिलता है जब आप देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी में जब वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि जब हम चार भागों में बोलते हैं, ये सारे इसमें से जैसे मरुस्थलीय, क्षारीय, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ हम चार भागों की जब हम बात करते हैं तब आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को बोला जाता है सबसे ज्यादा भाग में विस्तारित। तो इसमें आप देखोगे कि 43.4%, 43.4%, 43.4% के बाद दूसरा आता है लाल मृदा 18.6%। फिर इसके बाद आपकी आती है काली मृदा, काली मृदा है 15.2%। फिर इसके बाद आपकी आती है लैटराइट मृदा जो लगभग 3.4%। और अन्य में बाकी मृदाएं आ जाती हैं जो आपका है 17.9%। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको मत याद रखिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा 43.4% क्षेत्रफल, क्योंकि जलोढ़ मृदा में कुछ किताबों में क्या जोड़ लिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के मैदानों को ही जोड़ लिया गया है। बाकी कुछ पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो उसमें जो कावेरी का मैदान है उसको भी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत जोड़ा जाता है, गोदावरी को भी जलोढ़ के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा, इसके बाद 18.6% क्षेत्रफल पर लाल मृदा, 15.2% क्षेत्रफल पर काली मृदा और 3.4% क्षेत्रफल लैटराइट मृदा। बाकी की 17.9% में आपकी अन्य मृदाएं आ जाती हैं, जैसे वन मृदा, पीट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सारी मृदाएं आपकी इस क्षेत्रफल विशेष पर आ जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत है तो चीजें फंस जाएंगी, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बाद जो सबसे ज्यादा अनुपात है वो आपको देखने को मिलेगा लाल मृदा, तीसरा काली, इसके बाद लैटराइट और अन्य, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे जो मृदा का संगठन होता है उसमें क्या चीजें होती हैं। जो आप मृदा का संगठन पढ़ते हैं तो मृदा का जो संगठन है इसमें क्या चीजें होती हैं, मृदा के संगठन में यदि हम बात करें तो क्या चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा खनिज पदार्थ, मृदा में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे खनिज पदार्थ। और खनिज पदार्थ की यदि हम बात करें तो आपको 40 से 45% जो मृदा का अंश होता है उसमें खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। यदि हम ह्यूमस की बात कर लें या कार्बनिक पदार्थ की बात कर लें, कार्बनिक पदार्थ की बात कर लें तो ये आपको देखने को मिलता है 5 से 10% क्षेत्र, मृदा का जो अंश है उसमें 5 से 10% भाग ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ का होता है। इसके बाद यदि हम बात करें मृदा जल, मृदा जल कितना होता है मृदा में, तो आपको लगभग 25% मृदा जल देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको मृदा वायु भी 25% देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मृदा का जो संगठन है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है, और उसके बाद मृदा जल और मृदा वायु आती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि मृदा परिच्छेदिका जो होती है, तो मृदा परिच्छेदिका को भी 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी, 4 भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए ये कोई मृदा का, ये कोई आपका क्षेत्र है तो इसको 4 भागों में बांट देंगे इस तरह से। और जो सबसे डी भाग होता है, जो डी भाग होता है ये सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, सबसे अंतिम भाग होता है मृदा का, मृदा संस्तर में। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जैविक क्रिया जो है नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जैविक क्रिया डी भाग में नहीं होती। यदि हम सी भाग की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के जो सल्फेट के लवण होते हैं इनका जमा होता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के जो सल्फेट के लवण होते हैं उनका जमाव सी भाग में होता है। बी भाग की बात करें तो इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं अधोमृदा। बी भाग को बोलते हैं अधोमृदा, और अधोमृदा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ए भाग को आप बोलते हैं ऊपरी मृदा।
तो ऊपरी मृदा, अधो मृदा और इसके बाद सी भाग और सबसे लास्ट में आता है डी भाग, जहां पे कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती। तो मृदा परिच्छेदिका की यदि हम बात करें तो 4 भागों में बांटा जाता है। जो डी भाग होता है इसमें वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो भी नहीं पहुंच पाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 संस्तर मृदा परिच्छेदिका के, ये 4 संस्तर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको नोट करना है। जैसे आप नोट कर लीजिएगा, जो यूएसए का विभाजन है, जो यूएसए का विभाजन है वो आपको नोट करना चाहिए। इनका विभाजन कितना है ये मैं बता देता हूं। पहला है इन सेफ्टी, इन सेफ्टी सॉल, इन सेफ्टी सॉल, इन सेफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये टी है। इन सेफ्टी सॉल में यदि हम देखें तो जो हमारी जलोढ़ मृदा आती है, इसके यूएसए के अनुसार जो विभाजन है उसके अंतर्गत इनको इन सेफ्टी सॉल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है एंटी सॉल। जैसे हम मृदा को कई भागों में उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं, इसी तरह से एक यूएसए का विभाजन है वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दूसरा आपका आता है एंटी सॉल। एंटी सॉल की यदि हम बात करें तो जो मरुस्थलीय मृदा है हमारी, तो मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा एंटी सॉल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद आता है एम्फीफॉल, एम्फीफॉल। और एम्फीफॉल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो लाल और जो लैटराइट मृदा है वो एम्फीसॉल के अंतर्गत यूएसए के विभाजन में आती है। वर्टिसॉल, यदि हम बात करें वर्टिसॉल क्या है यूएसए विभाजन के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि वर्टिसॉल जो है ये काली मृदा है यूएसए के विभाजन के अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें एरिडीसॉल, एरिडीसॉल क्या है, एरिडीसॉल जो मृदा है ये क्या है, एरिडीसॉल में शुष्क मृदा, जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है एक प्रकार से कह सकते हैं, तो शुष्क मृदा या मरु मृदा जो है वो एरिडीसॉल के अंतर्गत आती है। और इसके बाद आता है अल्टीसॉल, अल्टीसॉल, अल्टीसॉल के अंतर्गत कौन सी मृदा आती है, अल्टीसॉल के अंतर्गत हमारी लाल पीली मृदा आती है। तो कई मृदाएं ऐसी हैं जो दो में मिलती हैं, जैसे आप देख रहे हैं लाल मृदा एम्फीसॉल में भी है और अल्टीसॉल में भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक मृदा सिर्फ एक ही वर्गीकरण में मिले। इसके बाद आती है मॉलीसॉल, मॉलीसॉल में आपकी वन मृदा आ जाती है, विशेष रूप से वन मृदा इसमें आती है, ये आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मृदा को भी इसमें रखा जाता है। और इसके बाद आता है हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल के अंतर्गत यदि हम बात करें तो पीट मृदा को रखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल और ऑक्सीसॉल के अंतर्गत लैटराइट मृदा को रखा जाता है। तो ये यूएसए का जो विभाजन है ये भी हमें पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसॉल के अंतर्गत कौन सी मृदा आती है, या ऑक्सीसॉल के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं भारत में कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूर्व में हमने कुछ चीजें आपको नहीं नोट कराई, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जो जैसे मैंने बोला जल मंडल के तत्व, स्थल मंडल के तत्व, वायुमंडल के तत्व, जैव मंडल के तत्व। तो ये आपने पूर्व में पढ़ा है, ये आप स्वयं से नोट कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत एक और, जैसे पेडोलॉजी क्या होता है, जैसे पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी का विज्ञान वो क्या है, तो पेडोलॉजी जो मृदा का हम अध्ययन करते हैं, मृदा निर्माणकारी फैक्टर की जो हम चर्चा करते हैं, जो शोध करते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा विज्ञान एक प्रकार से मृदा का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मृदा के प्रभावित करने वाले कारकों में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि जलवायु, जलवायु के साथ साथ चट्टान, वनस्पति, उच्चावच, ढाल और समय, ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसको भी आपको वहां से नोट करना है। ठीक है, तो आज की जो कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होती है, और मिट्टियों के बारे में हमने देख लिया है। अब क्या बचा है, कुछ चीजें और हैं जो हम देख लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा हमारा। जैसे मिट्टी की समस्या क्या है, वर्तमान समय में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही, मृदा किस प्रकार की, भारत में मिट्टियों पर किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो आप जानते हैं मृदा की जब समस्याओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि भारत, मृदा समस्या की हम बात कर रहे हैं, ये आपको स्वयं से लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बिंदु बताऊंगा।
मृदा की किस प्रकार से समस्याएं, किस प्रकार से चुनौतियां हैं भारत में। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी आधी से ज्यादा जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर आश्रित है। और ऐसे में यदि हम मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं, मृदा की जो उर्वरता लगातार समाप्त हो रही है उसको हम यदि रोकते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या क्या समस्याएं मृदा में देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आप समस्या जो देख रहे हैं, एक प्रमुख समस्या है मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन की समस्या प्रमुख समस्या है। और मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है? मृदा अपरदन एक तो जल द्वारा होता है, ठीक है, एक वायु द्वारा होता है, ठीक है। तो जल द्वारा कहां पे देखने को मिल रहा है? जल द्वारा जो मृदा का अपरदन है विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन जो पर्वतीय ढाल पर वृक्ष हैं उनकी कटाई होती जा रही है। और कटाई होने के कारण क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र विशेष में जब वर्षा का जल प्राप्त होता है तो आप देखेंगे कि यहां पर अवनालिका अपरदन प्रारंभ हो जाता है। अवनालिका अपरदन, ठीक है, अवनालिका अपरदन की घटनाएं आप देखेंगे वर्षा के समय में पर्वतीय क्षेत्रों पर। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे? परत क्षरण देखेंगे। जो परत है उसका क्षरण भी आप देखेंगे, इस क्षेत्र विशेष में परत क्षरण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वर्षा के कारण जब ढालों पर तीव्र वर्षा होती है तो जो वर्षा, जो मिट्टी की परत होती है, ऊपरी परत, ऊपरी संस्तर, वो बह जाता है, तो परत क्षरण की भी समस्या देखने को मिलेंगी। हिमानी द्वारा अपरदन की भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगे। हिमानी द्वारा अपरदन की भी समस्याएं आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और भूस्खलन यहाँ पर आम समस्या है। भूस्खलन के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। तो मृदा का जो अपरदन होता है दो कारणों से, एक हो गया जल द्वारा, एक हो गया वायु द्वारा। अब जल द्वारा में आपका अवनालिका अपरदन, परत क्षरण, हिमानी द्वारा और भूस्खलन, ये सारे के सारे जल द्वारा अपरदन के प्रकार हैं। वायु द्वारा अपरदन कहाँ पे देखने को मिलता है? वायु द्वारा जब आप देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ही ले लीजिए, जब यहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं पर्वतीय भाग में, तो जो मिट्टी है, जो ऊपरी सतह है, वो उखड़ती रहती है। और वो लगातार ऊपरी सतह उखड़ने के कारण वहां से मिट्टी का अपरदन होता है। तो ये आम बात है। वायु द्वारा अपरदन आपको राजस्थानी विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी आपको ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो पहली समस्या जो मृदा की है वो है मृदा अपरदन की समस्या, ये आपने समझ लिया। दूसरी समस्या है जलाक्रांत की समस्या। जलाकांत समस्या, ये दूसरी समस्या है सबसे बड़ी। और ये जलाकांत की जो समस्या है, इसकी यदि हम बात करें तो जानते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक जल भूतल पर जमा हो जाता है, जब किसी भूभाग पर आवश्यकता से अधिक जल जमा हो जाता है तो वह फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। और धीरे धीरे जो वो भूमि है, जब कई महीनों तक उस पर जल प्राप्त रहता है, जल बना रहता है सतह पर, तो वो जो भूमि है वो आपकी दलदली हो जाती है। और जब दलदली भूमि हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी उर्वरता है वो अपने आप समाप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि दलदली भूमि में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे यहाँ पे जो जैव आपके देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो जैविक पदार्थ देखने को मिलते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो जलाक्रांत की जो समस्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो मृदा है, मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे उर्वरता इस मृदा की नष्ट होती जाती है। अब अगला यदि हम देखें तो अगला है आपका मृदा अवक्षरण। तीसरा जो मृदा की समस्याएं हैं वो है मृदा अवक्षय। मृदा अवक्षय। और मृदा अवक्षय में क्या है? मृदा अवक्षय का मतलब हो गया कि जो मृदा है उसकी उर्वरता का ह्रास होना, उसकी उर्वरता का कम होना, पोषक तत्वों का स्तर गिरना। तो जो मृदा है उसमें पोषक तत्व क्यों कम हो रहे हैं, उसकी उर्वरता क्यों ह्रास हो रही है, यदि हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक आता है कि जो हम रासायनिक बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि मिश्रित कृषि हो गई, रासायनिक उर्वरक हो गए, इन सब के द्वारा जो मृदा है उसकी जो उर्वरता है वो लगातार समाप्त हो रही है। और एक प्रकार से यह मृदा अवक्षय के अंतर्गत आता है। तो क्यों होता है? रासायनिक जो हम पदार्थों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक कृषि खादों का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र विशेष में मिश्रित कृषि भी होती है, जिसके कारण मृदा अवक्षय आम हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि हम तीन महत्वपूर्ण कारण हैं मृदा के समक्ष।
पहला हो गया मृदा अपरदन, दूसरा हो गया जलक्रांत की समस्या, भारत की बात हम कर रहे हैं, तीसरा हो गया मृदा अवक्षय। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, मृदा को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो हमें क्या है, सबसे पहली बात जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं इनका प्रयोग हमें कम से कम करना होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से सबसे ज्यादा मृदा को नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करना है, क्योंकि मृदा अपरदन की समस्या है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमें वनों की कटान को रोकना होगा, नए वन लगाने होंगे और अति चराई पर भी रोकथाम करनी होगी, अति चराई पर भी रोकथाम करनी होगी। तो इस प्रकार से हम पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन पर रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो स्थानांतरित कृषि होती है, जो झूम कृषि होती है, उसको रोकना होगा, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना होगा, और इसके साथ साथ वनावरण पूरे भारत में बढ़ाना होगा, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय ढालों पर तो वनावरण बढ़ाना ही होगा, जिससे कि हम मृदा संरक्षण कर सकें। मृदा में जो अवनालिका अपरदन होता है, जो क्षरण का एक प्रकार से बोले जो सतह का क्षरण होता है, उन सबको हम रोक सकते हैं। तो इन आधारों पे आप बता सकते हैं कि वर्तमान में मृदा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार से हम उनको काबू कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको रोक सकते हैं। तो इन आधारों पर आप अपना कंप्लीट लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मृदा के समक्ष क्या समस्या है, भारत में मृदा की समस्या, और उस पर आप 3 पॉइंट में इसको लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या लिखना है कि मृदा अवक्षय आपने देख लिया और किस प्रकार से इसको हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, किस प्रकार से उर्वरता जो कम हो रही है उसको रोक सकते हैं। तो ये आप रोकथाम के लिए भी, मृदा संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, उन पर भी अपने विचार देंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।